हेलो फ्रेंड्स। झारखंड बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे सभी क्लास 10th विद्यार्थियों का इस एमसीक्यू सीरीज में हार्दिक स्वागत है। यह एमसीक्यू प्रैक्टिस बर्मा गैस पर आधारित है, जिसमें कुल 5 मॉडल सेट दिए गए हैं। आज हम मॉडल सेट 1 से एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू करेंगे, जिन्हें समझकर आप बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए और ऐसे ही तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में देखेंगे तो 4 खंड दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी करके आपका जो एग्जाम होगा 80 मार्क्स का होगा। ठीक है ना, फुल मार्क्स कितना होने वाला है? 80 नंबर का। 20 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 80 मार्क्स का, उसमें से आपका 4 सेक्शन दिया हुआ रहेगा ए बी सी डी करके। ठीक है, जिसमें खंड ए जो है, जिसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा। प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इनमें से एक ही विकल्प का चयन करना है जो सही रहेगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो है उसका एक नंबर निर्धारित किया गया है। बाकी यहाँ पर बी सी डी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू अगर डिस्कस करते हैं मेरे साथ तो निश्चित ही आप सब्जेक्टिव के भी काबिल हो जाएंगे। ठीक है, निश्चित ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मेरा टारगेट सिर्फ है एमसीक्यू का पूरा कवर कर लेना। 30 बचे 150 क्वेश्चन सॉल्व करने मेरे साथ करते हैं तो निश्चित ही आप 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा स्लो बनेगा, आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल है, दांत का एनिमल किससे बना होता है? दांत का एनिमल जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ये किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट? इस सवाल का सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा, दांत का एनिमल जो होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है। ठीक है, बाकी विकल्प के बारे में चर्चा कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र याद रखिएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH होल्ट वाइज। ठीक है, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड का होता है CaO और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। ठीक है, इन तीनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं। बाजार से आप चूना खरीद के लाते हैं ना, ठीक है, इसे क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, इसे अनबुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर इसमें आप पानी जब मिलाते हैं, पानी मिलाने पर ये आपको क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप पानी मिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे जब CO2 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है या रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि अंडे का छिलका में भी मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो चूना में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या इसे किया? हीट किया। अगर इसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हैं आप, ठीक है, तो ये आपको देगा कैल्शियम ऑक्साइड वापस। तो ये सीरीज याद रखिएगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट को अब जब हीट करते हैं तो क्या बनाता है? ये वापस कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो फिर से एक बार सुन लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं अनबुझा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि पानी डाल चुके हैं तो ये कहलाता है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को एक और नाम है क्विक लाइम। ठीक है, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम है स्लेक्ट लाइम। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये अंडे का छिलका चूना पत्थर में देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हड्डियों में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, और दांतों में भी थोड़ा बहुत मौजूद होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। पहला सवाल का सही जवाब हो गया डी विकल्प। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है। एक विलियन है जिसमें कुचले हुए अंडे को छिलके के साथ अभिक्रिया करके गैस बनाता है, जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो जो गैस बना रहा है ना, वो क्या कर रहा है? चूने पानी को दूधिया कर दे रहा है। ठीक है, तो चूने को पानी का दूधिया करता है कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस विलियन में शामिल है। इस विलियन में क्या शामिल है? देखिए विकल्प में जो दे रखा है NaCl, ये क्या है? ये देखेंगे तो लवण है। लिथियम क्लोराइड ये भी लवण है, और पोटेशियम क्लोराइड ये भी लवण है, जो कि ये अंडे के छिलके के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि अंडे का छिलका जो होता है किससे बना होता है? कैल्शियम
कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। और ये क्या है, एक क्षार है, तो क्षार का अम्ल रिएक्शन करने के लिए अम्ल चाहिए, तो आप देखेंगे विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा, HCl, ठीक है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आपसे रिएक्शन पूछा जाए इसका तो भी बता सकते हैं आप, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट अगर HCl के साथ ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड, क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, और साथ ही साथ बनाता है CO2, और इसी गैस से ये जो चूने का पानी है ना इसको दूधिया कर देता है, दूधिया मतलब कि सफ़ेद कलर का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ठीक है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, और यह तत्व है कौन सा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, समझिए। कह रहा है कि एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, ठीक है, कंपाउंड बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, यह तत्व कौन सा है, कैल्शियम, सिलिकॉन, कार्बन या लोहा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये देखिए पहले, ठीक है। तो कैल्शियम बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। और ये उच्च गलनांक वाला होता है, और ये आप देखे होंगे कि ये पानी में भी घुलनशील होता है, ठीक है। तो पहला ही विकल्प सही दिख रहा है। आगे देखते हैं, सिलिकॉन है तो ये सिलिकॉन बनाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड, क्या बनाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड बनाएगा, कि ये जो कि जल में घुलता ही नहीं है। बात करें कार्बन का, तो कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। ये इसका गलनांक कम होता है, पानी में घुलता है लेकिन गलनांक इसका कम होता है, जो कि पूछा है कि उच्च गलनांक होना चाहिए, ठीक है। एक है आपका लोहा, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड याद रखिएगा कि ये कि जल में ये अघुलनशील होता है, जल में घुलता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है, बताना है मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है, 12 से 14, 14 से 16, 8 से 10 या 10 से 12। सही आंसर हो जाएगा ए विकल्प 12 से 14, ध्यान रखिएगा। मानव पुरुषों में यौवन की आयु 12 से 14 होता है, पुरुषों की तुलना में लड़कियों में यौवन की आयु जो होती है कम होती है, यानी कि उनमें जल्दी देखने को मिलता है यह लक्षण, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, ठीक है। लड़कियों का पूछा जाए या फिर नारी का पूछा जाए, फीमेल का, तो ये 12 से 14 से कम होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है, काला, नीला, लाल या फिर पीला। देखिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है H2S, ठीक है। इसे किसके साथ हम लोग कर रहे हैं, इसमें घोल मिला रहे हैं, किससे गुजार रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ कॉपर सल्फेट का। तो याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग काला होता है, ब्लैक कलर का होता है। विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही होगा, ठीक है। देखिए नीला तो होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजार रहे हैं, तो नीले घोल से तो गुजार ही रहे हैं, ठीक है। तो नीला तो होना नहीं है, तो यहाँ पे बी विकल्प तो ऐसे भी नहीं होगा, बचा यहाँ पे ACD। तो याद रखिएगा काला इसका सही आंसर है, ठीक है। विकल्प नंबर ए सही होगा, काला। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग जो होता है वो क्या होता है, काला होता है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे कि ये रिएक्शन इसलिए करवाया जाता है ताकि H2S की पहचान की जा सके, ठीक है। H2S जब कॉपर सल्फेट के विलयन में घोल में मिलाया जाता है ना, ये इसका रंग जो अवक्षेप का जो रंग होता है वो काला हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि ये रिएक्शन में ये यहाँ पे H2S मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो पहला विकल्प यहाँ देखेंगे, आसुत जल का उबलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन है। चीनी का कार्मेलाइजेशन, ये क्या है, ये एक रासायनिक है,
ठीक है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। जबकि पूछा है सी में पानी में नमक का विघटन, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। इनमें से कोई नहीं, ये तो खैर होना नहीं है। तो यहाँ पे पूछा था आपसे कि निम्नांकित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो बी विकल्प ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आसान सा सवाल था वैसे, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है ना, कार्मेलाइजेशन करने के बाद चीनी की जो संरचना है वो बदल जाती है। ठीक है, संरचना ही बदल जाती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। बताना है आपको कि फूल का मादा प्रजनन भाग होता है किससे मिलकर बना होता है, यह बताना है। तो सिंपल से पहले तो याद रखिए कि फूल का मादा प्रजनन भाग 3 हिस्सों में बटा होता है या 3 हिस्सों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन? वतिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका। ठीक है, याद रखिएगा, फूल का मादा प्रजनन भाग 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है, वतिकाग्र, अंडाशय, ठीक है, और वर्तिका। तो यहाँ पे पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बात करें यहाँ पे विकल्प नंबर बी का, तो यहाँ पे देखेंगे शैली जो स्टाइल होता है, और ये आपका अंडाशय, ये तो आपका मादा प्रजनन का भाग तो है, लेकिन थैलेमस ये प्रजनन भाग नहीं है। थैलेमस जो है ना, ये प्रजनन भाग नहीं है, याद रखिएगा। वतिकाग्र, वतिकाग्र तो ठीक है, लेकिन इस बात परागकोश और तंतु ये दोनों जो है ना, ये नर के भाग हैं। ठीक है, थैलेम ये जो आपका परागकोश है और तंतु ये दोनों किसका भाग है? ये दोनों तंतु जो है, ये सॉरी, परागकोश और तंतु ये दोनों नर के भाग हैं। वहीं बात करें परागकोश और तंतु ये दोनों नर प्रजनन का भाग हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। बताना है मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। सिलरी पेशियां, कॉर्निया, पुतली, आइरिस के कारण होता है। बताना इसमें सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, लेंस की फोकस दूरी बदलती है किसकी वजह से? सिलरी पेशियां की वजह से, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, इसके बाद फिर याद रखिएगा पुतली के बारे में याद रखिएगा। ये पुतली जो है ना, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। आपकी आंख में ब्लैक कलर का जो देखें सेंटर में जो होता है वही पुतली होती है। ठीक है, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती, कंट्रोल करती है। ठीक है, वहीं आइरिस जो है, ये आइरिस जो होता है ना, ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं। 2 पॉइंट हम दोनों अलग तरीके से बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि पुतली जो है ना, ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, जबकि आइरिस क्या करता है? ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पुतली, फिर से सुनिएगा, पुतली के बारे में कह रहे हैं कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं, जबकि आइरिस जो है ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती हैं कि कितना बड़ा होना है, कितना छोटा होना है। ठीक है, दूसरा चीज़ ध्यान रखिएगा कि आंखों का जो रंग होता है वो डिपेंड करता है आइरिस पर। आइरिस ही आंखों का रंग तय करता है। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पे कॉर्निया भी है, तो कॉर्निया के बारे में आपका क्या ख्याल है? ध्यान रखिएगा कि जब नेत्र दान किया जाता है तो कॉर्निया का ही ये दान किया जाता है, जो कि आंख का सबसे बाह्य परत होता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। बताना है आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का परिकर्णन। तो यहाँ पे बात करें पहला विकल्प के बारे में, ध्यान रखिएगा, दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन वहाँ पे होता है जहाँ पे माध्यम बदल जाए। माध्यम बदलने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, जैसे अगर वो निर्वात से प्रकाश चल के आ रही है और किसी कांच से, किसी गिलास से अगर पास होती हैं तो वहाँ पे अपवर्तन होता है। ठीक, उसी तरीके से गिलास में अगर पानी है, ठीक है, तो उसमें कुछ वस्तु जब डालते हैं तो देखते उठी हुई कुछ दिखती होंगी, है ना, तो वो किस वजह से हो रहा है? अपवर्तन की वजह से हो रहा है, क्योंकि माध्यम बदल रहा है प्रकाश का। पहले वायु में थी और फिर पानी में जा रहा है, तो उसका माध्यम बदल रहा है। तो अपवर्तन कहाँ पे होता है? जहाँ माध्यम बदल जाए। इसके बाद है फैलाव। फैलाव कहाँ देखने को मिलेगा? तो रंगों में जहाँ विभाजन की बात हो, रंगों में अगर विभाजन हो रहा है तो समझिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है? फैलाव हो रहा है। ठीक है, विवर्तन की बात करें, प्रकाश का विवर्तन, तो ये बाधा के पास मुड़ जाता है, जहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है यहाँ से वो मुड़ता है, उसी को कह रहे हैं विवर्तन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकर्णन। ठीक है, स्कैटिंग की वजह से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये भी याद रखिएगा। सूर्यास्त में आकाश लाल दिखता है, इसकी वजह क्या है? लाल का स्कैटिंग कम होना। सूर्यास्त में
या सूर्योदय के समय आकाश जो है वो लाल दिखाई देता है, इसकी वजह क्या है? लाल रंग का परिकर्णन या स्कैटिंग का कम होना। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे है, लेंस की शक्ति -4.0 डी होता है अर्थात डायोप्टर होती है। लेंस की प्रकृति क्या है? देखिएगा ध्यान से, लेंस की बात हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उत्तल लेंस या अवतल लेंस होती हैं। ठीक है, दर्पण में तो होता नहीं है, ना ही समतल दर्पण में ऐसा होता है। जहाँ भी लेंस की प्रकृति या लेंस की क्षमता दिया हो, ठीक है, पावर दिया हो, तो मतलब कि लेंस की बात हो रही है, दर्पण की नहीं। तो यहाँ पे समतल दर्पण तो होना नहीं है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब बचा आपके पास 3 ऑप्शन, अब इस 3 ऑप्शन से बताना है। तो यहाँ से आप एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में है तो क्या होगा, प्लस में होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो याद रखा जाना चाहिए कि अगर प्लस में है, अगर प्लस में डी का मान दे रखा है तो ये उत्तल लेंस है, तब क्या होगा, ये उत्तल लेंस। और अगर माइनस में दिया हुआ है तो ये समझना है कि ये है अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, अर्थात ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंपल सा कि अगर प्लस में साइन है तो उत्तल लेंस, माइनस में साइन दिया हुआ है तो अवतल लेंस होगा। लेंस की प्रकृति पूछ रहे हैं ना आपसे, तो क्या बताना है यहाँ पे, माइनस में है तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। विकल्प नंबर डी सही होगा। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका पावर का सूत्र क्या होता है, लेंस का पावर का सूत्र क्या होता है, तो बताना है 1/f। अब f क्या है, f मतलब फोकस। अब फोकस बताना, अगर माइनस में रहेगा तो अवतल हो जाएगा, अगर f अगर आपका प्लस में है जैसे मतलब उत्तल लेंस होगा वो। सिंपल सी कहानी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे टी के साथ संकरित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात है कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सा कहानी है, ऐसे समझिए। सबसे पहले हमने एक शुद्ध पौधा लिया। ठीक है, शुद्ध पौधा लिया जो कि लंबे हैं, शुद्ध लंबे पौधे लिया हमने, और एक ले रहे हैं हम यहाँ पे शुद्ध बौने पौधे। ये F1 पीढ़ी की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसको रिएक्शन करवाइए। जब यहाँ पे जब संकरण करवाएंगे, रिएक्शन नहीं संकरण कराएंगे, तो ये F नहीं लेना, हम लोग को T लेने हैं, T ले लेते हैं। ठीक है, इस T का T से करेंगे तो क्या होगा, आपको ये मिलेगा, और फिर इस T का इस T से कराएंगे संकरण तो आपको ये मिलेगा। फिर से ये इस T का इस T से कराइए तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, और एक ये मिलेगा। तो अर्थात आपको देखने को क्या मिलेगा, हर बार लंबा पौधा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपको यहाँ पे जो फर्स्ट दिख रहा है कैपिटल T, इसका मतलब है कि जो शुद्ध, जो मतलब कह सकते हैं यहाँ पे शुद्ध जो दिख रहा है वो प्रभावी दिख रहा है, वो क्या है, कैपिटल T है। मतलब है कि यहाँ पे लंबे पौधे आपको हर बार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो स्मॉल T दिख रहा है ये अप्रभावी लक्षण है, जबकि कैपिटल जो T दिख रहे हैं वो प्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हर बार आपको कैसा पौधा मिलने वाला है, लंबा पौधा मिलने वाला है। शुद्ध लंबा नहीं, सिर्फ लंबा पौधा आपको मिलेगा हर बार। अब क्या कर रहे हैं सेकेंड टाइम कि इस टी का और एक और हम ले रहे हैं बीज ये वाला। अब इन दोनों का संकरण करवाइए। तो जब संकरण करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए इस टी का टी से करवाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, आपको डबल टी मिलेगा, अर्थात ये क्या मिला, शुद्ध लंबा पौधा मिला। इसके बाद इसका इससे संकरण करवाइए तो क्या मिलेगा, एक स्मॉल एक कैपिटल मिल जाएगा। फिर से इसका संकरण करवाइए तो मिलेगा स्मॉल और कैपिटल टी मिल जाएगा, और फिर से एक टी और स्मॉल टी का संकरण करवाएंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका F2 पीढ़ी संकरण कराने के बाद। अब देखिए यहाँ से सवाल क्या पूछा था, F2 की पीढ़ी की पूछा था आपसे। F2 पीढ़ी में क्या पूछा था कि मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ संकरित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबा देखिए कितना है, तो शुद्ध लंबा पौधा देखेंगे तो ये मिल रहा है आपको ये वाला, एक यहाँ पे मिला, ये तो सिर्फ लंबा है, ये भी लंबा है, और ये शुद्ध बौना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक मिला आपको शुद्ध लंबा पौधा और एक मिला शुद्ध छोटा पौधा। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या मिलेगा आपको, 1:1 मिलेगा। आई बात समझ में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों आया है 1:1 समझ में आया।
सिंपल सी कहानी यहाँ पे पूछा जा रहा था आपसे कि F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे, ध्यान दीजिएगा, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध लंबा जो है आपका 1 है और शुद्ध जो छोटा पौधा या बौना पौधा है वो 1 है। तो 1:1 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे विकल्प नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लंबे और छोटे पौधे का अनुपात क्या है, तो देखिए लंबे पौधे कितने हो गए, 1 2 3, तो ये हो जाता 3, और छोटे पौधे कितना मिला आपको, 1 मिला, तो 3:1 मिलेगा आपको। ठीक है, 3:1 का इसका आंसर सही होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या है, बताना है वस्तु का आवर्धन क्या है, +5, -5, +0.20 या फिर -0.20। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्धन पूछा जा रहा है। आवर्धन का सूत्र आपको पता होना चाहिए कि आवर्धन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए तो याद रखना है, दर्पण का जो सूत्र होता है खास करके अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों का सूत्र एक ही होता है, मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का। क्या होता है, m = होता है -v/u। क्या होता है, -v/u होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसके लिए याद रखना है, ये याद रखना है दर्पण के लिए। अगर लेंस होता तो लेंस में सिर्फ साइन बदल जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, तो यह यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, v का मान चाहिए और u का मान चाहिए। ठीक है, तो u का मान और v का मान चाहिए। तो देखिए सबसे पहले दिया क्या हुआ है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो वस्तु की दूरी u = कितना दे रखा है, -20 है, क्योंकि दर्पण के हमेशा बाईं तरफ रखी जाती हैं और बाईं तरफ जो सभी रखी जाती है तो साइन माइनस में लिया जाता है। ठीक, इस बार दे रखा है फोकस। फोकस देखेंगे जिसे फोकस दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये है अवतल दर्पण, तो इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस देखें बाईं तरफ ही इसको देखने को मिलेगा, अर्थात -25 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपको v का मान दिया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे दर्पण के सूत्र से आपको v का मान पहले फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, यही अगर लेंस का होता तो सिर्फ यहाँ पे प्लस या माइनस हो जाता। ठीक है, चलिए अब 1/f का मान कितना है, 1/f का मान है -25, u का मान नहीं पता है और u का मान है -25। ठीक है, फाइनली से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको v का मान मिलेगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। v का मान निकलेगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं m का मान रखने पर, तो m = क्या हो जाएगा, v - v/u। ठीक है, तो v का मान कितना निकला, 100 निकला है, और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साइन पहले से माइनस लगा हुआ है। v का मान निकला है 100 और u का मान कितना निकला है, u का मान पहले से दे रखा था -20, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और 20 बचे 100, अर्थात हम कह सकते हैं इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो +5 होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। ठीक है, जबकि इस बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर बी दे रखा है -5। -5 कभी नहीं होगा, +5 होगा। ठीक है, ये 110% इस पर आंसर याद रखिए गलत दिया हुआ है। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, +5 ही आने वाला है। ठीक, ये भी याद रखिएगा, प्लस या फिर पॉजिटिव साइन आने का मतलब ये है कि प्रतिबिंब सीधा बना है और आभासी बना है। ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बना है और आभासी बना है। आभासी मतलब दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा ही होगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य जाल के लिए निम्नांकित में से क्या सत्य है, बताना है खाद्य जाल के लिए निम्नांकित में से क्या सत्य है। पहला विकल्प में दे रखा है ऊर्जा एक स्तर से प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। सेकेंड में दे रखा है ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। ठीक है, तो याद रखना है पहला चीज़ कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है, जो कि मात्र 10% ही जा पाती हैं। 10% का कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या कहा
कि ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है जो कि सिर्फ 10% ही आगे बढ़ पाती है, और हर स्तर पर ऊर्जा फिर कम होती जाती है। जाहिर सी बात है ना, 10% जा रहा है तो कम ही हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला विकल्प में क्या दे रखा है कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, और ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर जाती है। उत्तरोत्तर गति करती है मतलब क्या, विभिन्न स्तरों से होकर जाती है। तो दोनों विकल्प यहाँ पे सही है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, इसे ही 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं, इसे ही 10% ऊर्जा का नियम कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, पश्चिमी ध्रुव होगा, या दक्षिण ध्रुव होगा, या फिर पूर्वी ध्रुव होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल बताता है, उंगली एक धारा की दिशा को बताता है जबकि अंगूठा चुंबकीय ध्रुव को बताता है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि किसी छोर से देखने पर धारा वामवर्त हो तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव होता है। क्या होता है, उत्तरी ध्रुव। यदि किसी छोर से देखने पर धारा एंटी क्लॉकवाइज हो तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो पहला विकल्प ही यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, चलिए दक्षिणी ध्रुव, ये धारा दक्षिणावर्त होती है यहाँ पे। अगर दक्षिण ध्रुव होता, दक्षिण ध्रुव में याद रखिएगा धारा क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था वैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो वाम मतलब कि वामावर्त पूछा था तो उत्तरी ध्रुव होगा। अगर यही चीज़ पूछता दक्षिणावर्त पूछता तो फिर क्या हो जाता यहाँ पे, धारा दक्षिणीवर्त हो जाता। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आई थिंक सही से समझा नहीं पाए, यहाँ से फिर से देख लीजिएगा। परिनालिका में धारा की दिशा क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है या फिर वामावर्त है, तो इसका आंसर क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव। अगर पूछा जाता कि परिनालिका में धारा की दिशा, यहाँ पे पूछ लिया जाता अगर कि दक्षिणावर्त है, क्लॉकवाइज है, तब इसका आंसर होता दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, सिंपल सा। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। विद्युत शक्ति के बारे में आपको यह बताना है यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व कौन सा नहीं करता है, कौन सा फॉर्मूला नहीं करता है। ठीक है, V बाई आई, आई स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति का मुख्य रूप से 3 सूत्र हैं जो याद रखना है। एक होता है P इक्वल टू वी बाई आई, एक होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक होता है आपका P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये 3 सूत्र आपको गांठ बांध लेनी है कि पावर की सूत्र होती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला सही है। ठीक है, ये भी सही है, वी स्क्वायर बाई आर, और ये भी सही है, आई स्क्वायर आर। यहाँ पे बी विकल्प गलत दिख रहा है, अर्थात यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। ये 3 सूत्र आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रखिएगा कि यहाँ पे हीट का भी सूत्र पूछे तो आई स्क्वायर आर ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। सवाल है, जलीय द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। दृष्टिपटल, परितारिका, कॉर्निया, या फिर पुतली। याद रखिएगा पहला तो कि आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश पुतली से होकर जाता है और यह काला दिखाई देता है। ठीक है, अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, पुतली। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो दृष्टिपटल क्या है, तो ये प्रतिबिंब बनने का स्थान है। यहाँ पे रेटिना पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। ठीक है, जबकि परितारिका, जिसे इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, ये पुतली का आकार नियंत्रित करता है और आंखों का रंग प्रदान करता है, आइरिस। वहीं बात करें कॉर्निया, ये सामने का सबसे, ये जो फ्रंट में जो दिखता है पारदर्शी भाग होता है, ये जो कि नेत्रदान में दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती हैं। बताना है, निम्नांकित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या फिर नियॉन। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नियॉन एक निष्क्रिय है, लेकिन ये महंगी होती है थोड़ा सा, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नियॉन एक निष्क्रिय गैस है, इसका उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी ये महंगी होती हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। नाइट्रोजन एक ये भी निष्क्रिय गैस है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा।
ठीक है। ऑक्सीजन तो जानते हैं कि ये खराबी को बढ़ाती है क्योंकि ऑक्सीडेशन में मदद करता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये आमतौर पर इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या फिर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए पहला विकल्प देखते हैं क्या दिया हुआ है कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत जनरेटर। जी नहीं, याद रखिएगा ये विद्युत जो मोटर होता है ना, मोटर कह लें या फिर विद्युत मोटर कह लें, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, ये भी गलत होगा क्योंकि जहाँ पे घर्षण होता है ना, याद रखिएगा वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। तो ये घर्षण में होता है ऐसा। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो यहाँ पे ये भी गलत होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विकल्प नंबर डी सही होगा। एक विद्युत जनरेटर काम क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लेकिन अगर विद्युत मोटर होता तब याद रखिएगा पहला विकल्प सही होता, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी विकल्प। आगे देखिए, आसान सा सवाल दिख रहा है कि सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 20 मीटर। कन्फ्यूज नहीं करना है, 25 सेंटीमीटर बिल्कुल ही यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। विकल्प नंबर बी सही होगा, ठीक है। विकल्प ही ऐसे दिए होते हैं इस क्वेश्चन में कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन कोई कन्फ्यूजन नहीं याद रखना है। 25 सेंटीमीटर कितना होता है वो दिमाग लगा लीजिए, कितना दूरी पर रखना चाहिए हमें अपने किताब वगैरह को जब पढ़ते हैं उस समय, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से कम रखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा देखने में, जितना पास लाएंगे फिर आप देख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूनतम जो दूरी होती है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इतना ही डिस्टेंस पर रख करके पढ़ना चाहिए, उससे दूरी हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा पास नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बाकी तो देख सकते हैं 20 से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है 20 सेंटीमीटर वाला, लेकिन आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर ही याद रखना है, ठीक है। बाकी दिमाग में नहीं रखना है। चलिए आगे है, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने बनाती है। पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कहाँ बनाती है ये बनाती है रेटिना पर। कहाँ बनाती है, रेटिना पर बनाती है। इसके अलावा याद रखिएगा कि आँख का जो लेंस होता है ये वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, ठीक है। याद रखना है, आँख का लेंस वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे आँखों में कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे कॉर्निया के बारे में, ठीक है। तो कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग नेत्रदान करते हैं, ये सफ़ेद भाग होता है, ठीक है, रंगहीन होता है ये, ठीक है, सबसे बाह्य भाग में। पुतली का काम क्या है, तो ये प्रकाश का प्रवेश द्वार कहलाता है, ठीक है। जबकि पारितारिका आइरिस ये पुतली को आकार का नियंत्रित करती है या फिर ये आंखों का रंग प्रदान करता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है, बताना है निम्नांकित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। घास, सूर्य की ओस वाला पौधा, गाय, जीवाणु। तो याद रखिएगा सूर्य की ओस वाला पौधा ये तो कीटभक्षी पर एमसीक्यू, ये तो कीटभक्षी इसका कह सकते हैं कि मेरा मतलब ये है कि सूर्य की ओस वाला जो पौधा है ना ये कीटभक्षी पौधा होता है, कीटभक्षी, अर्थात इसको शुद्ध हिंदी में लिखा गया है। इसका अगर इंग्लिश वर्जन देखेंगे ना तो ड्रोसेरा होता है। क्या होता है, ड्रोसेरा। आप लोग देखे होंगे ड्रोसेरा क्या है, एक कीटभक्षी पौधा है। तो ये पूरी तरीके से स्वप्रकाश संश्लेषण करके भोजन अपना नहीं बनाता है, इसीलिए इसे आप लोग उत्पादक के श्रेणी में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पादक की श्रेणी में कौन रखा जाएगा, घास को रखा जाएगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, ठीक है। सूर्य की ओस वाला पौधा भी प्रकाश संश्लेषण से बनाता है, लेकिन ये अपना भोजन जो है ना नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त कर लेता है, कीट वगैरह को खा करके। अर्थात सूर्य की ओस वाला जो पौधा देकर कन्फ्यूज किया है यहाँ पे, इसका जो इंग्लिश मीनिंग है ये ड्रोसेरा है, ठीक है। और ड्रोसेरा आप लोग जानते होंगे ये कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि उत्पादक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से पूरा भोजन खुद बनाते हैं, पूरा भोजन, ठीक है। और सूर्य की ओस वाला पौधा में क्या होता है, ये तो हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीटों को पकड़कर ये पचा लेता है, इसीलिए इसे उत्पादक की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
गाय आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, जीवाणु अपघटक कहलाएंगे। ठीक है ना। बाकी विकल्प जो दे रखा है, गाय गाय क्या है, एक कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता है, और जीवाणु ये अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? पौधों से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, या फिर एब्सिसिक अम्ल, या फिर जिबरेलिन। तो बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में, दे रखा है ऑक्सिन। ऑक्सिन याद रखिएगा ये वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका का विभाजन करता है। ठीक है। और एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये पत्तियों को क्या करता है, गिराता है। जबकि जिबरेलिन जो होता है ये तने की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभावक, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, या फिर ग्राही। तो यहाँ पे पहला तो ध्यान रखिए कि तंत्रिका तंत्र में जो ग्राही होता है ना, ये संकेत को ग्रहण करता है। इसे रिसेप्टर भी कहते हैं। ये संकेत को ग्रहण करता है। इसके बाद तंत्रिकाएं के बारे में बात करें तो तंत्रिका जो है ना, ये संदेश को ले जाती हैं। और ये जो आपका इफेक्टर है, इफेक्टर जो होता है ये कार्य करती हैं या रिएक्शन देता है। ठीक है, कार्य करना या तो रिएक्शन देना इसका काम है। मांसपेशी यहाँ पे कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, ये कह सकते सिर्फ इफेक्टर का ये एक उदाहरण है, नाम नहीं है ये किसी चीज़ तंत्रिका तंत्रिका। तो यहाँ पे इसी विकल्प तो सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे पूछा गया था कि शरीर का वह भाग जो तंत्रिका से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इफेक्टर अर्थात प्रभावक। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, सिंपल सी कहानी याद रखनी है आपको। ग्राही क्या करता है, संकेत को ग्रहण करता है। तंत्रिका क्या करती है, संदेश को ले जाती हैं। और प्रभावक जो होती हैं, फैक्टर जो होते हैं, वो कार्य करती हैं या तो रिएक्शन देती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि कौन सी या कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? ओजोन परत मतलब कि O3 की बात हो रहा है, ओजोन गैस मतलब O3। ठीक है, तो यहाँ पे ओजोन जो लेयर है के क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो याद रखना है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। विकल्प नंबर सी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे बी सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए याद होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब हुआ था तो यहाँ पे CFC पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? बताना है निम्नांकित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, या फिर लोहा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है ना, ये ठंडे पानी से भी तीव्र अभिक्रिया करता है, रिएक्शन कर जाता है। याद रखना है सोडियम जो है ना, ये ठंडे पानी से भी तीव्र अभिक्रिया कर जाता है। तो यहाँ तो सिर्फ पूछा है जल के साथ, तो जल के साथ तो आसानी से अभिक्रिया कर जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम गर्म पानी से रिएक्शन करता है ये। ठीक है, मैग्नीशियम जो है ना, ये गर्म पानी से रिएक्शन करता है। एल्युमिनियम ये ऑक्साइड परत के कारण होता है ऐसा। ठीक है, और ये लोहा तो भाप से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से याद रखना है लोहा जो होता है ये भाप से रिएक्शन करता है, और मैग्नीशियम जो है ये गर्म पानी से रिएक्शन करता है। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगा तो आसानी से इसका आंसर आप दे पाए होंगे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा सोडियम को हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं। ठीक है, सोडियम को। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सवाल है यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम क्या है? एथेनॉल, इथेनॉल, या फिर प्रोपेनॉल, या फिर प्रोपेनल। एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, या फिर प्रोपेनल। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डीपली कॉन्सेप्ट रखना होगा तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। पहला ढूंढिए इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप कार्बन देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, अर्थात ये तीसरा समूह का है कि मेथेथ प्रॉप, यानी कि ये प्रॉप से संबंधित होगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि पहला विकल्प फिर नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, फिर बचा आपके पास सी और डी। आप देखिएगा कि यहाँ पे जो कार्यात्मक समूह लगा हुआ क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, अर्थात एल्डिहाइड लगा हुआ है, अर्थात ये अल लगा हुआ है। इसका CHO मतलब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में जो देखते हैं उसमें क्या होता है, एल होता है, अर्थात ये प्रोपेनल हो जाएगा। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। तो सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा कि पहले देखिए कि कार्बन की संख्या कितनी है और उसमें कौन सा उसमें जो समूह है वो किस समूह का लगा हुआ उसमें। ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे तो आसानी से पाएंगे आप विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन मतलब कि हो जाएगा प्रॉप, और यहाँ पर CHO है मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का है, जिसमें हम लोग सफिक्स जो है वो एल लगता है, AL लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। चलिए आगे देखते हैं, अभिक्रिया की पहचान करें। यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया गया है, आपको बताना है ये किस तरह का रिएक्शन अभिक्रिया रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे अपघटन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या फिर विस्थापन। तो यहाँ पे देखेंगे सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। यहाँ से खुद भी देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊर्जा एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊष्मा निकल रहा है, तो ये ऊष्माक्षेपी का ये उदाहरण हो जाएगा। आसानी से बाकी कुछ भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊर्जा एनर्जी दिया हुआ है, जो कि एक तरह से हीट है, एनर्जी ही है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आएगा। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है वह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। श्वसन भी क्या है? श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला विकल्प में क्या दे रखा था? अपघटन। ठीक है, अपघटन क्या? एक पदार्थ यहाँ पे टूटता है, ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा निकलती है, ऊष्माशोषी में ऊर्जा को ली जाती है, और विस्थापन में क्या होता है? तत्वों की अदला बदली होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? ठीक है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है। अच्छा, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, बी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो इस सवाल का सही जवाब देने के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि न्यूरॉन में सूचना एक निश्चित दिशा में चलती हैं। ठीक है, न्यूरॉन में सूचना जो होती है ना, एक निश्चित दिशा में ही चलती हैं। जैसे सबसे पहला डेंड्राइट के बारे में बात करेंगे। डेंड्राइट जो कि संदेश को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, सभी में डेंड्राइट दिया हुआ है, अर्थात सी और डी कभी नहीं होगा। इसके बाद बात करें, इसके बाद क्या होता है? संदेश का एकीकरण किया जाता है। कहाँ पे? सेल बॉडी में, अर्थात कोशिका शरीर में। तो कोशिका शरीर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अर्थात ये भी गलत हो गया, अर्थात विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से कहानी समझ लीजिएगा। डेंड्राइट में संदेश को ग्रहण किया जाता है, कोशिका शरीर अर्थात सेल बॉडी में संदेश का एकीकरण किया जाता है, और ये जो आपका दिख रहा है ना अक्षतंतु, अर्थात इसको बोलते हैं एक्सॉन, यहाँ पे संदेश को आगे ले जाया जाता है। संदेश को आगे ले जाने का काम कौन करता है? अक्षतंतु करता है, अर्थात एक्सॉन करता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे ये जो आपका तंत्रिका अंत है, ये अगले न्यूरॉन या फिर प्रभावक तक ये ले जाता है। कौन? तंत्रिका अंत या फिर नर्व एंडिंग, अर्थात विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संचरण में मदद करते हैं, वे कौन से हैं? ठीक है, दिए गए विकल्पों में सब पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो पर्यावरण के लिए ना गोल्डन रूल याद रखिए 3R के बारे में। पर्यावरण के लिए गोल्डन रूल है ये 3R। 3R का मतलब एक R हो गया आपका रिड्यूज, ठीक है, एक हो गया आपका रीयूज, और एक हो गया आपका रिसाइकल। CYCLE, रिसाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा विकल्प में दिया हुआ है ऐसा। वैसे तो आपका यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, रिड्यूज मतलब होता है कम करना, रीयूज मतलब होता है पुनः उपयोग करना, और रिसाइकल मतलब होता है पुनः चक्रण करना। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ ऐसा विकल्प, विकल्प नंबर डी में दिख रहा होगा। ठीक है, कम करना, पुनर्चक्रण करना और पुनः उपयोग करना। तो ये 3 गोल्डन रूल है पर्यावरण के लिए, जो कि आपको याद रखना चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल इस मॉडल सेट 1 का। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। रंध्र छिद्र का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन पर, तापमान पर, या द्वार कोशिका में जल के कारण, या फिर CO2 की सांद्रता की वजह से। तो पहला तो याद रखना है कि रंध्र का खुलना या बंद होना गार्ड सेल की, जो गार्ड सेल होता है ना, टुर्गिडिटी पर ये निर्भर करता है। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं, सिंपल से समझिएगा कि जब कोशिका के अंदर पानी भर जाने से कोशिका फूली हुई होती है या तनी हुई होती है ना, तो उसी अवस्था को टुर्गिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा ध्यान ये रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो समझ लीजिए। पहले इसका सही आंसर होगा सी विकल्प, द्वार कोशिका में जल। ठीक है, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं में जल पर निर्भर करता है। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इतना सा याद रखिए कि जब जल अधिक होता है तो रंध्र खुल जाता है, जल कम होता है तो रंध्र बंद हो जाता है। आप इतना तो याद रख सकते हैं ना।
कि जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये रंध्र खुल जाता है, और जब जल की मात्रा कम हो जाती है तो ये रंध्र बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। इस सवाल का सही जवाब होगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन था इस मॉडल सेट 1 का। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइएगा कि मॉडल सेट आपको 2 चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये मेरा अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक ज़रूर लेकिन करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।